लो जी, शुरू करते हैं सिया जी। देखो, ध्यान दो। ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो हमने सीखा है, हमने ये सीखा है कि करंट जो लेना है हमें, वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकालना है करंट बाहर। जो आपने करंट ले लिया है, वो जो बुक में दिया हुआ है वो लिया है, दिक्कत कोई नहीं है। इट इज ओके। बट जो हमने सीखा है वो ये सीखा था कि करंट कैसे लेना है। करंट हम हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल में से निकाल लेंगे बाहर। ओके, पहली बात। जो इसमें दिया है वैसे भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम फायदा क्या होता जो हम अगर लेते, हमारे तीनों करंट जो है ना वो ए में मर्ज कर रहे हैं। अब लिखना बंद कर दे, पहले देख। मर्ज कर रहे हैं ना तीनों में, तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन ये बनती I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मर्ज करने के बाद आगे तो जा नहीं रहे कहीं। हम ये मान रहे हैं कि तीनों करके करंट करके मर्ज हो गए, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली बात। दूसरा, फिर आपने जो लूप लिया है, दिस इज लूप नंबर 1, दिस इज लूप नंबर 2। लूप नंबर 3 आपने कौन सा लिया है, ऊपर वाला ले लिया। उसकी जरूरत ना पड़ती, क्योंकि एक इक्वेशन आप ऑलरेडी करंट लूप से बना चुके हैं। मतलब ये जो आपने ये वाली लूप ली है, इसकी जरूरत नहीं थी पढ़नी। ठीक है। इस लूप से हमें मिल भी I3, I1 इन टर्म्स ऑफ I3 मिल रहा है। तीन तीन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये भी पता होना चाहिए। तीन इक्वेशन में से एक वेरिएबल जो दोनों में है उसको एलिमिनेट करना होता है। जैसे यहां पे I3 है, ये इक्वेशन I1 I2 में है, तो I3 एलिमिनेट करना है आपको। ठीक है ना। तो I3 यहां से निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे आप, तो ये I1 और I2 में बन जाएगी इक्वेशन। ठीक है। आप इसी इसी को सॉल्व करके देखना। मैं चेक कर रहा हूं, देखो। सबसे पहले आपने ये वाली लूप ली है। लूप को मेंशन करना है सबसे पहले। लूप कौन सी ली है, ये वाली लूप लेने के लिए लूप कौन सी ली है आपने। लूप 1 ली है कि लूप 2 ली है, तो यहां पे आप लिखेंगे लूप 1। ये वाली लूप जो है ये कौन सी है, आप लूप 2 ले रही हैं, है ना, नीचे वाली। तो 1 में 10 एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है करंट। 10 जो है वो कहाँ भेज रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 क्या होना चाहिए था, माइनस। 4 क्लॉकवाइज भेज रहा है, 4 क्या होना चाहिए था, प्लस। हम्म। ठीक है। अब आपका जो करंट I1 है वो बेसिकली ऐसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है ये। और I2 आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये इक्वेशन, इधर वाली इक्वेशन ठीक है। ये वाली इक्वेशन आपने ठीक बनाई है। 10 करंट एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है, 4 करंट क्लॉकवाइज भेज रहा है। और अगर आप ये चेक करते हो 13 एंड 4, ये नीचे 13 और 4 की इक्वेशन, तो 13 क्लॉकवाइज भेज रहा है, ठीक है। 4 एंटी क्लॉकवाइज भेज रहा है। अगर नीचे वाली लूप लेते हैं, 4 ऐसे भेजेगा ना करंट, तो यहां पे जो 4 आना था वो क्या आना था, माइनस का आना था। ओके से पता लग गया। I3 जो करंट है, I3, ये जो आपका I3 करंट है ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का लिया आपने। और I2 क्लॉकवाइज जा रहा है, प्लस का लिया। बिल्कुल ठीक लिया है यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन जो बनाओ वो जंक्शन रूल से बनाओ। एक इक्वेशन जंक्शन रूल जरूर ऐड करना है बीच में, इजी रहता है। तो ये इक्वेशन की बजाय ये वाली इक्वेशन छोड़ के आप ये यूज करो, बेटर रहेगा। अब मैं क्या बताना चाहता हूं ये समझ लो पहले, दो तीन बातें। आपका यहाँ पे करंट दिया हुआ है, देखो ये करंट दिया हुआ है। इन्होंने तीन आंसर, आंसर से ही हम डिस्कशन कर लेते हैं। आंसर आप निकालना, इसको सॉल्व करना, देखना कैसे निकलता है, पूरा मुझे भेजना। फिर इक्वेशन तीन बन जाएंगी। तीन इक्वेशन हमारी बन गई, सॉल्व करके I1 I2 I3 निकालना है। अब क्वेश्चन क्या है कि इस इक्वेशन में अगर आप चेक करो तो थ्री, एक करंट
I1 होगा, ये I1 की वैल्यू 0 आ रही है, I2 की वैल्यू -3 आ रही है, और I3 की वैल्यू 3 आ रही है, हम ये मान के चल रहे हैं। इसका मतलब जो ऊपर वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, इसमें तो कोई करंट नहीं आ रहा, और I2 में जो करंट है वो बेसिकली इधर जा रहा है। जो डायग्राम में हमें करंट दिया हुआ है उसका आंसर -3 आ रहा है। वैसे इसमें अगर एक्चुअली देखा जाए तो करंट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, इस तरफ जा रहा है, मतलब जो मैंने ये वाली डायरेक्शन ली थी, अगर मैं यही लेके चलता तो मेरा I2 +3 आता आंसर। ओके, +3 अगर मेरा आंसर आता तो मेरे जो मेरा सेल है, अगर आप देखें जो मेरा सेल है, सेल में से I3, जो आई मेरा जो 3 एम्पियर है वो बाहर निकल रहा है। सेल में से करंट निकल रहा है ना ये, इसका मतलब जो ये सेल है ये डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है ये? डिस्चार्ज हो रहा है। और अगर आप I3 को देखें, I3 जो इन्होंने डायरेक्शन दिखाई हुई है I3 की, उस मुताबिक करंट एंटर कर रहा है, बीच में पॉजिटिव आया आंसर, मतलब जो ये डायरेक्शन है सही है। I3 एंटर कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है, यानी 3 एम्पियर एंटर कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में। इसका मतलब जो 13 वोल्ट वाला सेल है ये चार्ज्ड हो रहा है। क्या हो रहा है ये? चार्ज्ड हो रहा है। अब इन्होंने कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल भी पूछा हुआ है इन्होंने। अब जो ये सेल है, इसमें से तो कुछ भी नहीं निकल रहा बाहर, करंट आ ही नहीं रहा बाहर, जा नहीं रहा बाहर, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी रहेगी बेटा? 10 वोल्ट। जब आप करंट ले ही नहीं रहे किसी सेल में से, तो जो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज होती है वही होती है एक्चुअली। और दूसरे केस में, इस केस में जहां डिस्चार्जिंग हो रही है, तो E2 की वैल्यू अगर कोई पूछ ले, EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, तो वो E2 - IR होगा, माइनस हो जाता है। और अगर कोई थर्ड की बात कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, थर्ड में पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? E3 + IR आ जाएगा इसमें। आई होप तुझे समझ आ गया होगा ये वाली बात। हाँ, तो मैं क्या डिस्कशन कर रहा था कि क्योंकि E2 जो है इसमें से कोई करंट नहीं निकल रहा बाहर, तो इसके जो भी टर्मिनल्स के क्रॉस वोल्टेज है 10 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस 10 वोल्ट ही आएगा आंसर। इसकी EMF भी यही है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी यही है। E2 में से करंट निकल रहा है बाहर, E2 डिस्चार्ज हो रहा है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी? E2 - IR2, जो भी इसमें से करंट निकल रहा है, जो और जो इसकी रेजिस्टेंस है R2, 2 ओम इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। और E3 की बात अगर करी जाए, E3 में क्या होगा? वोल्टेज, क्योंकि ये चार्ज हो रहा है, इसके अंदर करंट फेड हो रहा है, E3 पॉजिटिव अंदर फेड हो रहा है, इसकी लिए ये चार्जिंग हो रही है इसकी, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आएगी? E3 + IR। पता लगी ये बात? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि आउट ऑफ द 3 सेल, विच सेल इज गेटिंग चार्ज्ड एंड विच सेल इज गेटिंग डिस्चार्ज्ड, ये क्वेश्चन भी यहां पे बनता है। तो जिसके अंदर करंट फेड हो रहा है वो आप चार्जिंग बता सकते हो, जिसमें से करंट निकल रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, पता लग गया यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सिस्टम हमने समझा? ओके, एक एक बात ध्यान से समझा कर, एकदम ध्यान से। ठीक है, पता लग गई पूरी बात? चलो, ये क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर निकालना, मैं सिर्फ तुझे ये बता रहा हूं, क्योंकि सॉल्व तो सारे बच्चे करेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर, आज कम से कम, आज रात को कम से कम रात में बैठ के 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं इसके। और करंट वो नहीं लेना जो बुक वाले ने दिया हुआ है, करंट वो लेना है जो मैंने आपको बताया है। आदत बना ले, ये गलती अब नहीं करनी आज के बाद, ठीक है? करंट, अगर करंट दिया हुआ है बुक में उसको मना कर, करंट अपने हिसाब से ले। ओके, चलो आगे चलते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, द नेम ऑफ द टॉपिक इज वेरी सिंपल। आज का टॉपिक है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेम ऑफ द टॉपिक इज व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज करने जा रहे हैं। क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज बेसिकली एक छोटी सी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, उस अरेंजमेंट में
हम क्या करते हैं उस अरेंजमेंट में व्हीटस्टोन ब्रिज की, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस, बेसिकली 5 रेजिस्टेंस होती है, यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज रेजिस्टेंस क्विकली एंड एक्यूरेटली इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग 3। एक की वैल्यू निकालनी होती है, 3 हमें दी होती हैं, एक की वैल्यू हमें निकालनी है, अननोन रेजिस्टेंस हमने पता करनी है। ठीक है। व्हीटस्टोन ब्रिज की ना एक कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन, उसको वैसे लिख देते हैं हम, P ओवर Q इज इक्वल टू R ओवर S। ये कंडीशन है हमारे पास। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे कौन P है, कौन Q है, कौन R है, कौन S है। वी विल डिस्कस दैट। पहले, सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज की डायग्राम आपको पता होनी चाहिए। क्या डायग्राम है व्हीटस्टोन ब्रिज की? तो डायग्राम इस तरह से है कि हमारे पास एक इस तरह का सर्किट होता है। ठीक है। इसको देख के बताओ सिया, कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सी पैरेलल में है? अभी इस डायग्राम को देख के बताओ, कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पी पैरेलल? पी और क्यू सीरीज में, आर और एस भी सीरीज में, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में। अभी इसमें। हम्म, अच्छा, अगर सीरीज में होता है, सीरीज की पहली कंडीशन क्या है? सीरीज में करंट क्या होता है? सेम ना? हम्म, इसमें दोनों देखो, पी और क्यू में करंट सेम है, हम्म, आर और एस में करंट सेम है। चलो, पैरेलल में कंडीशन ये होती है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। तो P और Q का पोटेंशियल डिफरेंस अभी हमें, क्योंकि करंट डिफरेंट है, I1 माइनस आई जी, और P और Q की वैल्यू भी डिफरेंट है, और R और S की वैल्यू भी डिफरेंट है, करंट भी डिफरेंट है, तो हमें कैसे पोटेंशियल सेम होगा? और बीच वाला भी है एक। अभी ये ऐसा कॉम्बिनेशन है सिया जी, इसमें कोई रेजिस्टेंस किसी के साथ सीरीज में नहीं है, कोई रेजिस्टेंस किसी के साथ पैरेलल में नहीं। ये अभी इस टाइम पे जो अभी आपको दिख रहा है, इसमें आप अगर हम कहें कि कौन किसके साथ सीरीज में है, कौन किसके साथ पैरेलल में, तो कोई किसी के साथ सीरीज में नहीं है, कोई किसी के साथ पैरेलल में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है? सबसे पहले इधर से करंट लेंगे हम। ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट आया, यहां पहुंच के करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, ऊपर चला गया I1, नीचे चला गया I2। I1 जब ऊपर पहुंचा, I1 में से थोड़ा सा करंट गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है यहाँ पे बीच में निकल गया, गैल्वेनोमीटर के। गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस जो है वो G है। PQRS भी रेजिस्टेंसेस हैं। अगर I में से थोड़ा सा करंट IG नीचे चला गया, तो बचा हुआ करंट I माइनस आई जी इधर चला जाएगा। ठीक है, इस तरफ चला जाएगा। और इधर से करंट आ रहा है I2, ऊपर से आ रहा है IG। I2 और IG दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों ऐड होके यहां आगे चले जाएंगे, I2 प्लस आई जी। I2 प्लस आई जी इधर से आ रहा है, I1 माइनस आई जी इधर से आ रहा है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे, आई जी कट जाएगा, I1 प्लस I2 रह जाएगा। I1 प्लस I2 मिलके क्या बन जाएगा? I बन जाएगा, जो I1 प्लस I2 में टूटा था, और इधर I1 प्लस I2 ऐड होके I बन गया इस तरफ। हाँ जी, पहले बताओ ये समझ आ गया आपको? अब यहाँ पे हमारे पास लूप 1 है, लूप 2 है। लूप्स तो यहाँ बहुत सारी बनती हैं। लूप यहाँ पे कौन कौन सी बनती हैं? देख, एक लूप ये बनती है सिर्फ, ये ABC, ABD, एक लूप ये बनती है। एक लूप ये बनती है इसमें, कौन सी? BCD। एक लूप से या जनरली ये वाली बनती है, ये वाली लूप बनती है। ये कौन सी लूप हुई? ADCEA, ये वाली लूप बनती है। एक ये भी बन सकती है इसमें लूप, ये ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये वाली लूप भी बन सकती है इसमें। एक इसमें लूप ये भी बन सकती है, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, ये वाली लूप भी इसमें बन सकती है। पर इतनी क्यों बनानी है हमें? करंट कितने हैं हमारे पास? हमारे पास यहाँ 3 करंट हैं, तो बेसिकली 3 लूप से भी काम चल जाता है, कई बार 2 लूप से भी चल जाता है काम। ठीक है, कुछ चीजें दी होती हैं 2 लूप से चल जाता है, पर वैसे अगर 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 आप देखोगे ना, न्यूमेरिकल देखोगे, एक न्यूमेरिकल है 157 158 करके SL का, 157 158 न्यूमेरिकल है, उसमें गैल्वेनोमीटर जो है, ये जो है पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है। आप जब निकालोगी तो उसको पता लग जाएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी कराया है उससे थोड़ा सा आगे जाके है ये, इस तरह के कई क्वेश्चंस मिलते हैं।
मैं एक दे भी देता हूं आपको यहाँ पे, ये देखो ये क्वेश्चन है, ये यहाँ दे देता हूँ, लास्ट थोड़ा सा आगे देके यहाँ पे, ये आप इसको सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, देखो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन, इन्होंने सोल्यूशन में थोड़ा सा ये करंट दिया हुआ है ऐसे, तो आप अपना करंट अपने हिसाब से ले लेना, इधर तो बहुत सारे करंट ले लिए, I1 I2 I3, I2 प्लस I3, I3 इधर ले लिया, I माइनस I2 इधर ले लिया, इतने मत लो आप, जो हम यहाँ पे IG के हिसाब से करंट लिया था वैसे ही करंट लो, तो I1 बनेगा, I2 बनेगा, IG बनेगा, बस यही है, टोटल करंट I बनेगा नीचे। तो ये क्वेश्चन आज सॉल्व करना, इसको ट्राई करना सॉल्व करने की, ठीक है, फिर कल डिस्कशन करेंगे, लूप्स बनाएंगे। ये मैंने जो आपको लूप बताई है नीचे, ये आप नीचे वाले क्वेश्चन में कोई 3 लूप बना लेना इसकी हेल्प से, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताई हुई है, बना लोगे आप ये? ठीक है, सोच ही लेगी अब तो, ये तो बहुत मुश्किल नहीं है काम। चलो, हम अपने वापस आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पे। बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है, और ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये क्या मतलब है इसका, ये सारी बातें अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लूप ले रहे हैं, पहले तो अभी ये अनबैलेंस्ड है, अभी ये बैलेंस्ड नहीं है। अनबैलेंस्ड का क्या मतलब है, 2 मिनट दे, मैं सारा बताता हूँ। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड इसलिए कह सकते हो आप, क्योंकि अभी अभी ये अनबैलेंस्ड ही बोलो, बस सिर्फ ये अनबैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्या होता है, 2 मिनट दीजिए बताता हूँ। तो सबसे पहले लूप 1 की बात करते हैं। इस लूप में कोई सेल है सिया? कोई सेल नहीं है इस लूप में। और कौन कौन से करंट क्लॉकवाइज हैं, इसको I1 क्लॉकवाइज है, IG क्लॉकवाइज है, I2 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, ऐसे घुमा के देख लो, ऐसे ये घुमा के देख लो, जो आपके साथ चल रहे हैं करंट वो क्लॉकवाइज हैं, जो आपके ऑपोजिट चल रहे हैं करंट वो एंटी क्लॉकवाइज हैं, जिस या इस एरो के मुताबिक जो चल रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं P इंटू I1 क्लॉकवाइज है, IG क्लॉकवाइज है, I2 एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसको लिखेंगे P इंटू I1 प्लस IG इंटू जी माइनस I2 इंटू आर, इसकी वैल्यू 0 आ गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब मैं लूप नंबर 2 ले लेता हूं। लूप 2 है, इस लूप 2 में एक बार घुमा के देख लो, ऐसे करंट को घुमा के देख लो, तो देखो IG भी उल्टा जा रहा है हमारे हमारे हाथ क्लॉकवाइज घुमाने से, और I2 माइनस IG भी उल्टा जा रहा है हमारे, ऐसे अगर घुमाओगे। ठीक है, सिर्फ I1 माइनस IG हमारे साथ साथ चल रहा है करंट, दोनों हमारे ओपोजिट चल रहे हैं, क्लॉकवाइज नहीं है, और इसमें कोई सेल भी नहीं है इस लूप में। तो 0 इज इक्वल टू, जो माइनस जो प्लस है वो लिख लेते हैं पहले, I1 माइनस IG इंटू क्यू माइनस IG इंटू जी माइनस I2 प्लस IG इंटू एस। सही है। अब सिया मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लेट IG इज इक्वल टू 0। मान लो IG 0 है, मतलब जो करंट इधर जा रहा है वो 0 है। पहला क्वेश्चन कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा सिर्फ एक ही कंडीशन के कारण हो सकता है, अगर पोटेंशियल बी का और पोटेंशियल डी का इक्वल हो जाए, ऊपर नीचे के पोटेंशियल्स इक्वल हो जाए, देर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी, पोटेंशियल इक्वल हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तो करंट नहीं आएगा इस ब्रांच में। अब फिर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कैसे करंट 0 हो जाए, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो चलो डाल के देखते हैं क्या पॉसिबल होगा। तो इक्वेशन 1 और जो इक्वेशन 2 है हमारे पास, इसकी बात करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी अगर IG 0 हो जाए? 0 इज इक्वल टू P इंटू I1, IG तो 0 हो गया, माइनस R इंटू I2। ठीक है जी, और इक्वेशन 2 में अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू I1 इंटू क्यू, IG 0 हो गया, ठीक है, और माइनस I2 इंटू एस हो जाएगा। हाँ जी बताइए, सही है। तो यहां से P इंटू I1 इज इक्वल टू R इंटू I2 हो गया, तो P ओवर R इज इक्वल टू I2 ओवर I1 हो गया। सिमिलरली नीचे भी बात करते हैं,
यहाँ पे I1Q = I2S हो जाएगा, ये उधर उठा के ले गया मतलब, ऐसे ये भी इधर उठा के ले गया था माइनस वाला, तो यहां से ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहां से फिर P के नीचे R ले आया, I2 के नीचे I1 ले गया, तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। यहाँ पे I2S उधर ले गया, तो यहां से I2/I1 की वैल्यू आ जाएगी Q/S। हाँ जी, देखो सही है। इस इक्वेशन को 3 कह दो, इस इक्वेशन को 4 कह दो, तो I1/I2 बन रहा है, इधर भी I1/I2 बन रहा है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, P/R = Q/S, या P/Q = R/S भी बोल सकते हैं इसको। Q नीचे ले आओ और R ऊपर ले जाओ। ठीक है जी। ये जो कंडीशन आई है इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन। मतलब जो हमने न्यूमेरिकल्स भी पहले किए हैं, कि अगर इसकी और इसकी रेशो सेम हो जाए, P/R की Q/S के इक्वल रेशो, या P/Q R/S के इक्वल हो जाए रेशो, ये वाली रेशो या ये वाली रेशो, और या ये रेशो या ये रेशो सेम हो जाए, तो इधर करंट जाना बंद हो जाएगा। मतलब इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा, फिर तेरी बात ठीक हो जाएगी। फिर आप कह सकते हो कि इधर से जो करंट जा रहा है वो सिर्फ इधर जा रहा है, और इधर से जो करंट जा रहा है वो सिर्फ इधर जा रहा है। ऐसे आप कह सकते हो, करंट जा रहे हैं, इधर जा रहा है, फिर इस तरफ जा रहा है, इस और नीचे भी ऐसे करंट जा रहा है, तो सेम हो जाएगा करंट। P और Q में सेम हो जाएगा, R और S में सेम हो जाएगा, P/Q सीरीज में हो जाएंगे, RS सीरीज में हो जाएंगे। ये पूरे का पूरा ऊपर और ये नीचे वाला पूरे का पूरा आपस में पैरेलल हो जाएंगे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हो जाएगी, अगर आर नेट निकाल लो, रेजिस्टेंस हो जाएगी P+Q, ऊपर आ गई, मतलब R1 R2/R1 + R2 कर रहा हूं, R+S/P+Q+R+S। मतलब P+Q मेरी R1 है, R+S मेरी R2 है, तो R1 R2/R1 + R2, ये मेरी टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगी सर्किट की। ठीक है सर जी, सॉल्व कर दिया मतलब आपने। अगर अगर इनकी रेशो सेम नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर रेशो सेम है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, और बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की ये रेजिस्टेंस होती है टोटल। पता लग गया जी। ठीक है। तो ये वैसे आर नेट नीचे लिखना चाहिए था, मैं नीचे ही लिख देता हूं इसको। जो मैंने अभी आपको दिया यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, ये अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन है, इसको किरचॉफ लॉ से यूज करेंगे। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कोई क्वेश्चन आ जाता है, वो बड़े आसान क्वेश्चन है, बस इस बार भी बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, वो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग हमने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज ही पढ़ा है। ठीक है, जैसे ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ये देखो आपके सामने। यहाँ पे देखो, ये कह रहे हैं कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है, इस ब्रांच में करंट 0 है, इधर कोई करंट नहीं है, तो इसका मतलब X/2 की रेशो और 18/6 की रेशो क्या आएगी, सेम आएगी। 6 3 × 18, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 ओम आ जाएगी। अगर करंट पूछ ले इस ब्रांच में तो यहाँ 6 आ जाएगी। तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में है, बीच में तो हटा ही दो उसको, 5 वाला तो निकाल दो बीच में से एक तरह से। तो दोनों 18 और 6 कितने हो गए, 24, और 6 और 2 कितने हो गए, 8। तो 24 × 8/24 + 8 करके नेट रेजिस्टेंस आ जाएगी। V = IR, I = V/R करके आप करंट टोटल निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वोल्टेज हमें दी हुई है 6 वोल्ट, यहां से टोटल करंट आ जाए। तो इस तरह के और भी हैं क्वेश्चन, आज तो हम इतना ही करेंगे और नहीं करेंगे अभी। ठीक है, एक ये भी है क्वेश्चन, ये वैसे पहले भी आया हुआ है क्वेश्चन, ये वाला, ये क्वेश्चन जो है ये पहले भी हमने करा हुआ है।
ये कैपेसिटर्स में आया था। इसमें ये देखो 2 और 4 की रेशो और 1 और 2 की रेशो। ये बेसिकली ना आपको इसको कैसे देखना है, अगर थोड़ा सा हम इसको क्या करें, इसको रोटेट कर लेते हैं। इसको आप अगर ऐसे रोटेट कर लो, देखो ऐसे रोटेट कर लो अगर इसको, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा दिखने लग जाएगा। देखो ये 2 और ये 4, ये दोनों, और ये 5 बीच में फंसा हुआ है। और इधर से 2 और 1 और 2 की रेशो, और 2 और 4 की रेशो सेम है ना। 1 और 2 की रेशो, 2 और 4 की रेशो सेम है। 2/4 इज 1/2, 1/2 इधर बन रही है, तो 5 हटा दो बीच में से। 5 हटा दो बीच में से, 5 है नहीं, ऐसे शो करो। तो ये 2 और 4 क्या हो जाएंगे, आपस में सीरीज में हो जाएंगे। और नीचे वाला 4 और 2 ये सीरीज में हो जाएंगे नीचे वाले, और आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये बेटा ये इस तरह से यहाँ पे भी आप कर सकते हो, सेम ही है ये भी। ये हटा दिया तो 1 और 2 सीरीज में हो गए, और 2 और 4 सीरीज में हो जाएंगे। ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल लोगे, टोटल करंट भी निकाल सकते हो। आर नेट निकल गया, तो फिर V इज इक्वल टू आई आर यूज करो। I इज इक्वल टू V/R। वोल्टेज आपके पास 4 है, और नेट रेजिस्टेंस आप 2 × 2 + 1 इंटू 2 + 1 + 2 + 1 + 2 + 4। ये इस तरह से सॉल्व करके आप पूरा आंसर निकाल लो, आर नेट आ जाएगा आपके पास। ये आर नेट निकल गया। ठीक है बेटा, हो जाएगा। ये ट्राई करनी है अभी। अभी आज तो किरचॉफ्स लॉ के न्यूमेरिकल करो, वैसे 170 180 तक पूरे न्यूमेरिकल हमें आने चाहिए, 180 तक। ठीक है।